क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है माधव विलास के रचयिता हैं लल्लू लाल हैं, विट्ठल नाथ हैं, देवकी नंदन खत्री हैं, सदल मिश्र हैं। तो माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ख है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है? इरावती, ऋतुचक्र, सुनीता, निर्मला। तो निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इरावती उपन्यास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋतु चक्र उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का। ऋतु चक्र उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। और सुनीता जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है बेईमान के प्रति किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है। तो बेईमान के प्रति किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। क्या है? बेईमान के प्रति ये निबंध है। और किसका है? हरिशंकर प्रसाई का है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घ है हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है 1910 से 1930 तक, 1918 से 1938 तक, 1922 से 1940 तक, 1918 से 1938 तक। तो 1918 से 1938 तक, 1918 से 1938 तक हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? मेरे विचार, सूरज का 7वां घोड़ा, आलवाल, मैंने सिल पहुंचाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का रचना है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने सिल पहुंचाई विद्या निवास मिश्र का निबंध है। आलवाल ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का निबंध है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का है इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। तो अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इसके बाद है वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, लक्ष्मी बाई। कमेंट करके इसका उत्तर आप बताएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है बापू के प्रति, पल्लव, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बापू के प्रति सुमित्रानंद पंत की रचना है, और अंधेरे में गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। पल्लव भी सुमित्रानंद पंत की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविता है, चकित है दुख। तो बुनी हुई रस्सी पर भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है मिट्टी और फूल रचना है नरेंद्र शर्मा की, धर्मवीर भारती की, जयशंकर प्रसाद की, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। तो मिट्टी और फूल किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा किसी भी गद्यांश को कैसे पहचानते हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र
संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्र शब्द आ गया है ना, और ये गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र शब्द आ गया तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। ऐसे याद रखेंगे, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा आसानी से। तीसरा है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का आशय यह है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बने रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है, जिसमें अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पूर्वजों के किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। रेखांकित अंश में यह बताया गया है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है, बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है, का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि दो पूछता है आपको एक करना रहता है, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो ये रॉबर्ट नरसिंह होम से लिया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर क्या हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएगा। इसके बाद है, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा अभी पैराग्राफ में। जागरूक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन और सेवानिरत जीवन की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इसके बाद, लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है। तो लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है कि बूढ़ी महिलाएं अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी होती हैं। आपने ऊपर ही सबसे पहले पढ़ा था। जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ, जागरूक का मतलब सजग, सचेत या फिर जागरूक होना। लक्ष्यदर्शी जो अपने लक्ष्य को जानता हो और उस दिशा में जाना चाहता हो। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, व्याख्या करना है जिसकी रेखा खींची हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक इस अंश में यह बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में भी लोग कितने खुश और उत्साही हो सकते हैं। यह खुशहाली जागरूकता, उद्देश्यपूर्णता, सेवा और एकाग्रता के जीवन से आती है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य और सेवा के प्रति समर्पित होते हैं वही सच्चे अर्थों में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम उसी तरह है। तो मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद यथारथ होत यथा। यहाँ पर हरिश्चंद शब्द आ गया, समझ जाए, प्रेम माधुरी भारतीय हरिश्चंद। तो प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है जो वास्तविक होता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा। इसकी संपूर्ण कहानी बदनाम होने की है, इसके विषय में पुकारने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सब व्यर्था है। मेरा अंतःकरण, मेरा मन अच्छी प्रकार से जानता है कि इस बदनामी से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के शिगरे मोई नाहक पूछत कौन बिथा है। गोपी कहती है कि ब्रज के समस्त लोग बावले हो गए हैं और यह सब कुछ जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो भैया शीर्षक है प्रेम माधुरी और कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रेम की कथा क्या होने की है। तो आपने अभी पढ़ा था, प्रेम की कथा बदनाम होने की है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है।
इसके बाद है प्रेम को पुकारने से क्या लाभ है। तो प्रेम को पुकारने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। व्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो व्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। इसके बाद दिया है अथवा करके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आय हो सिखावन को जोग मथुरा ते पे। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, उद्धव आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने आए हैं, तो उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ ना। तो हे उद्धव कृपा करके आप वियोग की बातें मत करो। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं कि आपने दया करके हमें दर्शन दिया है, तो दुख को और अत्यधिक मत बढ़ाओ। आपके ऐसा करने से हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाओ। एक श्री कृष्ण ने तो मेरे हृदय में बस करके मुझे उजाड़ ही दिया है, अब हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों उद्धव प्रसंग से लिया गया है। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक है उद्धव प्रसंग और कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा है। तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा है। फिर चौथा है, गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं। गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों का मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। इसके बाद है बैन पाहन का क्या अर्थ है। तो वचन रूपी पत्थर। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में आपको लिखना है सब लगभग, और 5 अंक आप इसके लिए मिलेंगे। वासुदेव सुनल अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका वीडियो आपको कल परसों में जल्द ही मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से आसानी से। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर है कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी 80 शब्द में है और 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोज, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्द में और 5 अंक का। अथवा ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। लगभग 80 शब्द में देना है किसी एक का, और 5 अंक आपको मिलेंगे। तो पंचलाइट कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आज शाम वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो ये खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न नंबर खंडखा, प्रश्न नंबर 8 का। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 5 अंक अनुवाद के लिए मिलते हैं, 2 अंक संदर्भ के लिए। तो हम बता दें आपको, ये पैराग्राफ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ आपको देख लेते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद देख सकते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है 8 का खा नंबर। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी सेम है। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अथवा करके दिया हुआ है।
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतः घटा। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक का है। सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति? तो सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम अस्ति। देखिए 2 प्रश्न करने रहेंगे और 2-2 अंक मिलेंगे, 4 अंक। श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत? तो श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत। पंचशील सिद्धांता कस्मिन् युगे प्रयुक्ता आसन? पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 का और खा गा है। करुण रस अथवा शांत रस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाई अथवा कंडलिया छंद। तो इनका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार का। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का है, भारत में आतंकवाद, नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण, दहेज प्रथा का विस्तार। तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में, सरल शब्दों में। फिर 12 का पहला है, साक्षरा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो साक्षरा का संधि विच्छेद होता है सा प्लस अक्षरा। क्या होता है? सा प्लस अक्षरा, ये वाला हो जाएगा सा प्लस यहाँ पर रहेगा सा प्लस अक्षरा। ठीक है, सा प्लस अक्षरा। इसके बाद हरिश्चंद्र में संधि है, तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। हरिश्चंद्र में क्या संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है? नमा प्लस ते। क्या होता है? नमा प्लस ते, नमस्ते का संधि विच्छेद होता है। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी 2 समास का नाम लिखिए। 2 अंक का है। प्रतिमाना, तो प्रति उपसर्ग लगा है इसमें, तो इसमें है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास है? इसमें है अव्ययीभाव समास। भुजदंडा, इसमें कर्मधारय समास है। चराचरम, चराचरम में द्वंद्व समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। 8 नंबर का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 का पहला है, लघुता में प्रत्यय है। लघुता में कौन सा प्रत्यय है? तो लघुता में तल प्रत्यय है आपका। ठीक है, लघुता में तल प्रत्यय है। किस शब्द में मतुप प्रत्यय है? तो बुद्धिमान में, बुद्धिमान शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का है। ग्राहम परिता वनम अस्ति, तो इसमें चतुर्थी पहले, इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। ग्राहम परिता वनम अस्ति, परिता शब्द आ गया, तो इसमें कौन सी विभक्ति? अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे सूत्र से, इसमें द्वितीय विभक्ति है। सा सिरसा खलौटा हुआ, सिर से गंजा है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, देवभ्यम स्वाहा, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।